नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवा IAS एस्पिरेंट पे। दोस्तों, हम लोगों ने दृष्टि IAS की ज्योग्राफी की बुक जो है उसको कवर करना स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे दूं कि ये बुक अगर आपको ख़रीदनी है तो आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन ख़रीद सकते हैं इसको, ठीक है। और आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। आप खरीद के पढ़ेंगे, ऑफलाइन पढ़ेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल हम लोग आज कवर करने वाले हैं पवन संचार, ब्लोइंग ऑफ विंड्स। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमने इसके पीछे का वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है, क्योंकि मैं इसके पीछे का वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है, लेकिन उसमें हमने काफ़ी चीज़ें जानी। जैसे कि सेल कौन कौन सी होती हैं, हेडली सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल के बारे में चर्चाएं की थी, और हमने चर्चा की थी जेट स्ट्रीम के बारे में। लेकिन बिना इसके मुझे नहीं लगता विंड के बिना उसको समझना आसान होगा, इसलिए मैं पहले ये वीडियो अपलोड करूँगा और उसके बाद वो वीडियो अपलोड कर दूँगा। वो वीडियो आपको कल ही मिल जाएगा या फिर परसों तक मिल जाएगा, 2 दिन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो इसको पहले आराम से देखिएगा और प्रॉपर तरीके से समझिएगा, उसके बाद वो देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। हमने पीछे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा जिससे कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। पवन संचार, ब्लोइंग ऑफ विंड के बारे में यहाँ पे बात की गई है। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में भिन्नता के कारण ही वायु में गति उत्पन्न होती है। ये प्रॉपर तरीके से मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया है। आप जाके लेक्चर नंबर 3 देख सकते हैं कि उसमें मैंने बेहतर तरीके से प्रेशर बेल्ट समझाई थी और बताया था कैसे कैसे होगा। इसी गतिशील वायु को पवन कहते हैं। जब वायु ऊर्ध्वाधर रूप में गतिमान होती है तो उसे वायुधारा कहते हैं। पवनें और वायुधाराएं मिलकर वायुमंडल की परिसंचरण व्यवस्था बनाती हैं, ठीक है। यानी कि हमने क्या बताया था, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, इधर से इधर हवाएं चलती हैं, लेकिन संवहन के कारण यहाँ उठती हैं और फिर इधर से इधर जाती हैं और यहाँ पे नीचे बैठ जाती हैं। तो इन्हीं को एक क्या बोलेंगे, परिसंचरण बोलेंगे। ये क्या होंगी, वायुधाराएं होंगी। ये क्या होंगी, दोनों ये पवनें होंगी। तो इसी को क्या बोलेंगे, वायुमंडल की परिसंचरण बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। वायुदाब की भिन्नता पर ही पवनों की गति निर्भर करती है। वायुदाब में भिन्नता जितनी अधिक होगी उसमें पवनों में उतनी ही तीव्रता से प्रवाहित होंगी, ठीक है। देखिए, पवनों का वर्गीकरण किया गया है। तो प्रचलित पवनें, सामयिक पवनें, स्थानीय पवनें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो इक्वेटर होता है, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो ये लो प्रेशर होता है। ये क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। ये क्या होता है, लो प्रेशर होता है। ये क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। ये क्या होता है, लो प्रेशर होता है। ये क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब हवाएं चलेंगी तो चलिए समझते हैं। यानी कि इधर से इधर की ओर हवाएं चलेंगी। मैंने बताया था मुड़ती कैसे हैं, ये भी समझा दिया था। इधर से इधर की ओर चलती हैं, इधर से इधर की ओर चलेंगी लो प्रेशर की तरफ, इधर से इधर की ओर चलेंगी। तो ये बात आपको थोड़ा सा समझ में आ गई होगी कि कैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चल रही हैं। लेकिन अब देखो, जब यहाँ पे पहुँचेंगी हवाएं, यहाँ पे हवाएं पहुँच रही हैं, तो यानी कि यहाँ पे लो प्रेशर है, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हवाएं ऊपर उठेंगी। जब ऊपर उठेंगी तो ऊपर जाएंगी और फिर इधर की ओर मुड़ेंगी और इधर की ओर मुड़ेंगी, ठीक है। तो दोनों तरफ जब मुड़ेंगी तो ये भी नीचे भी गिरेंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से नीचे गिरेगी, है ना। तो इसी तरह से इसका परिसंचरण पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पवन का परिसंचरण हम थोड़ा सा समझ लें। सेल वो हमने बता दिया है, वो अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हवा मिल रही है, तो ये क्या है बताइए। ये पहली बात तो देखिए ईस्ट से आती हुई प्रतीत हो रही है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इधर से आती हुई प्रतीत हो रही है, ईस्ट से। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ये जो होंगी उष्ण कटिबंध में जो पाई जाएंगी, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेड विंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रेड विंड्स बोलेंगे, ठीक है। इधर से ये साउथ ईस्ट हो गई ट्रेड विंड्स, ये हो गई नॉर्थ ईस्ट की ट्रेड विंड्स, और ये ईस्टर्लीज भी कहलाएंगी, पूर्वा पवनें भी कहलाएंगी। ये देखिए पश्चिम से आती हुई प्रतीत हो रही हैं तो पछुआ पवनें हो जाएंगी, और ये भी पूर्वा पवनें कहीं ना कहीं पोलर विंड्स कहलाएंगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले ट्रेड विंड्स के बारे में बात किया गया है, सन्मांगी पवनों के बारे में बात की गई है।
उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली पवनों को सन्मार्गी पवनें कहा जाता है। यानी कि जो भी हमारा उपोष्ण कटिबंधीय वायुदाब कटिबंध है उससे जो भूमध्य रेखा की ओर पवनें चलेंगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यापारिक पवनें बोलेंगे, ट्रेड विंड्स बोलेंगे। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है, जिन्हें पूर्वा पवनें भी कहा जाता है। ये मैंने बात ऊपर समझा दी है। आगे कह रहा है इनको व्यापारिक या वाणिज्यिक पवनें इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूरोप में व्यापारी इन्हीं पवनों के सहारे समुद्री व्यापार के लिए जाया करते थे। ठीक है, आगे इनकी विशेषता के बारे में बात की गई है कि इनकी विशेषता क्या होती है व्यापारिक पवनों। ये पवनें लगभग 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी अक्षांशों के से भूमध्य रेखा की ओर चलने के कारण अत्यधिक क्या होती हैं, गर्म व शुष्क हो जाती हैं। इसलिए ये पवनें प्रायः वर्षा नहीं करती हैं, परंतु जब कभी ये किसी महासागर को पार करती हैं तो आर्द्रता से युक्त हो जाती है तथा महाद्वीपों के पूर्वी भाग में अत्यधिक वर्षा करती हैं। भाई ऐसे चल रही थी तो पूर्वी भाग इधर से भी मिलेगा और ऐसे चल रही थी तो उधर भी पूर्वी भाग ही मिलेगा महाद्वीप का। अगर ये महाद्वीप है तो पूर्वी भाग पे ही ये क्या करेंगी, वर्षा करेंगी। ये पवनें महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में वर्षा नहीं करती क्योंकि पूर्वी भागों में वर्षा करते समय जब ये पश्चिमी भागों में पहुंचती हैं तो ये शुष्क हो जाती हैं, जिससे इन अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों का निर्माण होता है। तो बात समझ में आई। सारी वर्षा तो इधर हो गई इन पवनों से, तो इधर वर्षा नहीं होगी, जिसके कारण यहाँ पे क्या मरुस्थल मिलेंगे। महासागरों के पूर्वी भागों में व्यापारिक पवनें ठंडी समुद्री जलधाराओं के संपर्क में आने के कारण प्रायः वर्षा नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। भूमध्य रेखा के निकट दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आपस में टकराकर ऊपर उठती हैं तथा घनघोर वर्षा करती हैं। जब ये दोनों मिलेंगी ITCZ के आसपास इस तरह से तो ऊपर उठेंगी, और जब ऊपर उठेंगी तो जो पानी है, वाटर वेपर है, उसको ऊपर ले जाएंगी और बारिश करेंगी। फिर ये पवनें स्थायी सुनियमित रूप से सुनिश्चित पथ पर चलती हैं और इनका वेग 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इनका वेग ग्रीष्मकाल की अपेक्षा शीतकाल में अधिक होता है। हिंद महासागर में ये पवनें मानसूनी पवनों में परिणित हो जाती हैं। व्यापारिक पवनों की मेखला में ही डोलड्रम की पेटी उत्पन्न होती है तथा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पाया जाता है, ITCZ पाया जाता है। डोलड्रम के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं डोलड्रम क्या होता है। कर भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री अक्षांशों तक निम्न वायुदाब की मेखला पाई जाती है, जहां वायु या फिर हवा के ऊपर उठने रहने से क्षैतिज वायु संचरण की गति अत्यधिक मंद हो जाती है और वातावरण प्रायः शांत रहता है। इसे शांत पेटी अथवा डोलड्रम कहा जाता है। यानी कि हवाएं ऐसे आ रही थी ITCZ के पास 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच, जब यहाँ पे आ रही थी और मिल रही थी तो ये हवाएं गर्म होगी ऊपर उठ जाती हैं। जब ऊपर उठने लगती हैं तो यहाँ हवाएं बहुत स्लो हो जाती है। यानी कि इस तरह से हवाएं जब ऊपर उठ गई तो यहाँ पे क्या शांत एरिया मिल जाएगा। जब शांत मिल जाएगा, हवाएं नहीं चलेंगी, हवाओं की गति बहुत कम हो जाएगी, वातावरण प्रायः शांत हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, शांत पेटी या फिर डोलड्रम बोला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। डोलड्रम का विस्तार प्रत्येक स्थान पर अविच्छिन्न मेखला में नहीं होता। विषुवत परिवर्तन या फिर ऋतुवत परिवर्तन के अनुसार इनकी स्थिति में परिवर्तन आता है। सूर्य के उत्तरायण के साथ ही उत्तर की ओर खिसक जाता है तथा दक्षिणायन के साथ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। चलिए, भूमध्य रेखा के सहारे डोलड्रम के 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। हिंद प्रशांत डोलड्रम क्षेत्र, भूमध्य रेखीय अफ्रीका के पश्चिमी किनारे पर डोलड्रम जो पाया जाता है वो, भूमध्य रेखीय मध्य अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर भी डोलड्रम जो है 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। डोलड्रम की पेटी में संवहनी धाराएं दिन के समय ऊपर उठती तथा दोपहर के पश्चात गरज व बिजली की चमक के साथ तेज वर्षा करती हैं, जिसे 4 बजे की वर्षा होती है अथवा 4 o'clock रेन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं पछुआ पवनों के वेस्टर्लीज के बारे में। हमने समझा दिया है ऊपर, यहाँ पे सिर्फ रीडिंग करनी है। ठीक है,
मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे हम लोग बुक कवर कर रहे हैं, इसलिए प्रॉपर तरीके से बहुत ज़्यादा समझते हुए नहीं चल रहे हैं। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं प्रॉपर अपने कॉन्सेप्ट के साथ उसका वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, चलिए। वेस्टर्ली पछुआ पवनों के बारे में बात हो रही है। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपद्रवी निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली पश्चिमी पवनों को पछुआ पवनें कहा जाता है। ध्रुवीय पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में इनकी प्रवाह दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर हो जाती है। आगे कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में पवनों का प्रवाह स्थायी और निश्चित होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वाटर ज़्यादा है और लैंड बॉडी जो है वो कम है, तथा सर्वश्रेष्ठ विकास 60 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है, क्योंकि यहाँ पर स्थलीय भाग का अभाव होता है। यहाँ ये प्रचंड वेग के कारण दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों को अक्षांशीय स्थितियों के आधार पर गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60 भी कहा जाता है। कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में। आगे है पोलर विंड्स के बारे में। ध्रुवीय पवनों के बारे में बात किया गया है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होने वाली पवनों को ध्रुवीय पवनें कहा जाता है। यानी कि जो ध्रुवों से उपध्रुवों की ओर चलेंगी इनको क्या बोलेंगे, ध्रुवीय पवनें बोलेंगे। उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर पूर्व की दिशा की ओर से चलना प्रारंभ करती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा जो है क्या होती है, दक्षिण पूर्व की ओर होती है। यानी कि जहाँ से चलना होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं कि उस दिशा से चल रही है। ऐसे चल रही है तो इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व, और ऐसे चल रही है तो इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व। ठीक है। इस पवन में तापमान कम होने के कारण जलवाष्प धारण करने की क्षमता कम होती है। ठीक, इसका टेम्परेचर, क्योंकि पोलर रीजन से आ रही है तो इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसी कारण ये जलवाष्प भी नहीं धारण कर पाती हैं। ध्रुवीय पवनें पछुआ पवनों से मिलकर चक्रवातों और प्रतिचक्रवातों को उत्पन्न करती हैं। ठीक है, यानी कि ध्रुवीय पवनें मिली और पछुआ पवनें मिली तो चक्रवात और प्रतिचक्रवात बन जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आगे है सामयिक पवनें या फिर मौसमी पवनें, सीजनल विंड्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। जिन पवनों की दिशा मौसम या समय के अनुसार परिवर्तित हो जाती है उन्हें सामयिक पवन कहा जाता है। इन्हें भूमंडलीय पवनों का रूपांतरित रूप माना जाता है। ठीक है, आगे है पहली मानसूनी पवनें, स्थल समीर तथा समुद्र समीर, पर्वत समीर एवं घाटी समीर। इनके बारे में हम प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मानसूनी पवनों के बारे में बात हो रही है। मानसून विंड्स के बारे में, ये पवनें ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा उलट लेती हैं, अतः इन्हें मानसूनी पवनें कहते हैं। जैसे कि मानसून चेंज हुआ और क्या हो जाएगी, इनकी दिशा भी चेंज हो जाएगी। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। इनकी उत्पत्ति कर्क व मकर रेखाओं के बीच व्यापारिक पवनों की पेटी में होती है। मानसूनी पवनें भूमंडलीय पवन व्यवस्था और स्थानीय कारकों की पारस्परिक क्रिया के परिणामस्वरूप होती है। इसके अंतर्गत धरातल तथा क्षोभ मंडल दोनों में घटित होने वाली क्रियाएं शामिल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मानसूनी पवनों के प्रमुख प्रभाव क्षेत्र भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण चीन, जापान और यहाँ की इनकी सबसे आदर्श दशाएं मिलती है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं ये। ठीक है, आगे करते हैं स्थल समीर के लैंड ब्रिज के बारे में बात करते हैं। रात्रि के समय सागर तटीय क्षेत्रों में स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली दैनिक पवनों को स्थल समीर कहा जाता है। इन पवनों की उत्पत्ति का संबंध स्थलीय व जलीय सतह के ऊष्मण व शीतलन की प्रक्रिया से है। सूर्यास्त के पश्चात स्थलीय सतह से तीव्र विकिरण के कारण यह सतह शीतलन के फलस्वरूप उच्च वायुदाब का तथा जलीय सतह पर अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब का विकास होता है। फलतः उच्च वायुदाब के केंद्र से निम्न वायुदाब की ओर स्थल समीर की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, इनकी उत्पत्ति सूर्यास्त के पश्चात होती है, किंतु दोपहर से पहले ये हवाएं पूर्णतः समाप्त हो जाती हैं।
ठीक है। इनका प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्ष भर तथा शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केवल ग्रीष्म ऋतु में होता है। आगे है सागर समीर के बारे में बात की जा रही है। तो सागर समीर क्या है? दोपहर के समय समुद्र से स्थल की ओर अपवाहित होने वाली पवनें, दैनिक पवनों को सागर समीर कहा जाता है। इनकी भी उत्पत्ति का संबंध सागरीय व जलीय भाग में के ऊष्मन व शीतलन की प्रक्रिया से है। दोपहर के समय अधिक तापमान के कारण स्थलीय सतह पर निम्न वायुदाब तथा जलीय सतह पर अपेक्षाकृत उच्च वायुदाब का विकास होता है, जिससे सागर समीर की उत्पत्ति होती है। इसका प्रभाव दोपहर से सूर्यास्त तक होता है। तो यहाँ पे आप फिगर में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। डे नाइट। तो चलिए पर्वत समीर व घाटी समीर के बारे में बात किया जाए। रात्रि के समय पर्वत चोटियों से घाटियों की तरफ, यानी कि ये पर्वत चोटी हो गई तो ये हो गई घाटी, तो इधर से इधर की ओर जो हवा चल रही है, पर्वत चोटियों से घाटियों की तरफ प्रवाहित होने वाली पवनों को पर्वत समीर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है। जब ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा हाई प्रेशर, यहाँ पे देर में ठंडा होगा तो लो प्रेशर, इधर से इधर की ओर हवाएं चलेंगी, तो जिस कारण क्या हो जाएगा, ये हवाएं ऐसे चलेंगी, इसको बोलेंगे पर्वत समीर, पर्वत से आ रही है, ठीक है। रात्रि में पर्वत चोटियों से तीव्र विकिरण के कारण हवाएं ठंडी व भारी होने से पर्वतीय ढाल के सहारे घाटियों की तरफ गति करती हैं। वही घाटियों से पर्वत की चोटियों की ओर पर्वतीय ढाल के सहारे अपवाहित होने वाली हवाओं को समीर घाटी कहा जाता है। यानी कि अगर हवा की दिशा ऐसे है तो इसको क्या बोलेंगे, घाटी समीर बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया। ये प्रायः क्या होती हैं, गर्म होती हैं। घाटी समीर क्या होंगी, प्रायः गर्म होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, रात्रि के समय क्या होंगी, देख लीजिए एक बार फिगर में समझ लीजिए। सूर्यताप आया, जब सूर्यताप आया तो ये गर्म हुई, ठीक है। ये गर्म हुई तो यहाँ पे लो प्रेशर बन गया और यहाँ पे बन गया हाई प्रेशर, ये भी। तो इधर से इधर की ओर हवाएं चलने लगी और ये कंप्लीट सेल हो गई। अवरोही क्या होगा, अब इसमें रात में क्या होगा, यहाँ पे तो जल्दी ठंडी हो गई, लेकिन ये जल्दी से ठंडी नहीं हुई, ये गर्म ही है। यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, तो इधर से इधर की ओर हवाएं चलेंगी। ये बात समझ में आ गई। इस तरह से होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिएगा। आगे स्थानीय पवनों की बात की गई है, लोकल विंड्स के बारे में बात की गई है। लोकल विंड्स के बारे में मैं समझा थोड़ा सा यहाँ पे दे रहा हूँ, बाकी कौन कौन सी लोकल विंड्स होंगी इसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, ठीक है। उसमें आपको प्रॉपर तरीके से बता दूंगा कौन कौन सी जो है बाकी की जो बची हुई लोकल विंड्स होंगी। यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट के बारे में बात की जाएंगी, बाकी की जो बची हुई लोकल विंड्स होंगी उनके बारे में मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो लोकल विंड्स के बारे में बात की जा रही है। ये पवनें तापमान तथा वायुदाब के स्थानीय अंतर के से चला करती हैं, यानी कि तापमान और वायुदाब के स्थानीय अंतर से इनका प्रभाव क्षेत्र सीमित होता है। इनकी उत्पत्ति है तो स्थानीय तापांतर एवं दाब प्रवणता प्रमुख कारण है। ये स्थानीय पवनें क्षोभ मंडल के निचली सतह तक ही सीमित रहती हैं। तो चलिए प्रमुख स्थानीय पवनों के बारे में बात कर लेते हैं। मैं भी पीडीएफ में ऐड कर लेता हूँ, फिर आपको आगे पढ़ाता हूँ। तो चलिए आगे देख लेते हैं पवनें इंपॉर्टेंट कौन सी हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे गर्म पवनों के बारे में बात की है, क्योंकि स्थानीय पवनें दो तरह की हो सकती हैं, एक तो गर्म पवन हो सकती है, दूसरी ठंडी पवन हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले गर्म पवन लू के बारे में बात की गई है। लू जो है गर्म व शुष्क पवन है, मई व जून के महीने में चलती है, भारत के उत्तरी मैदानों में और पाकिस्तान में पाई जाती है। तापमान इसका 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। आगे बात की गई फौन की। फौन भी एक क्या है, गर्म हवा है। आल्पस पर्वतमाला के पवनाभिमुख ढालों पर नीचे की ओर उतरने वाली तीव्र झोंकेदार शुष्क और गर्म स्थानीय पवन है, फौन कहते हैं इसको, ठीक है। 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। ये पर्वतों के हिम को पिघला देती है, जिसके कारण पशुओं के चरने योग्य बन जाता है, अंगूरों को शीघ्र पकने में सहायता करती है, ठीक है। चिनूक जो है यूएसए में चलती है और कनाडा में चलती है। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर नीचे उतरती है, यानी कि अगर ये रॉकी पर्वत है तो इधर की ओर नीचे उतरती है, ठीक है। इसको हम हिम भक्षक यानी कि स्नो ईटर भी कहते हैं, क्योंकि यह समय से पूर्व बर्फ को पिघला देती है। चिनूक पवनें पशुपालन के लिए लाभदायक होती हैं।
इसके आगमन से चारागाह बर्फमुक्त हो जाते हैं। सिराकू, यह गर्म रेत से भरी हुई शुष्क पवन होती है जो सहारा रेगिस्तान से उठती है और भूमध्य सागर से होती हुई इटली स्पेन में प्रवेश करती है। इटली में इसका नाम सिराको, मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिबली, ट्यूनीशिया में चिली आदि नामों से इसको पुकारा जाता है। इसके कारण जो है इटली वगैरह में क्या होती है, रक्त वर्षा होती है। ठीक है, इसका वनस्पतियों, कृषि व फलों में बागों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है क्योंकि इसके फूल झड़ जाते हैं। ठीक है, ब्लैक रोलर के बारे में बात किया जाए तो ये उत्तर अमेरिका में के विशाल मैदान है, वहाँ पे जो है चलती है गर्म शुष्क वायु है। ठीक है, आगे हरमट्टन। हरमट्टन क्या है, ये सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्वी दिशा से फिर से पढ़ लेते हैं। यह सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्वी तथा पूर्वी दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवनें हैं। यह अफ्रीका के पश्चिमी तट की उष्ण व आर्द्र स्थितियों में शुष्कता लाती है, जिससे मौसम सुहावना वाला स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। हरमट्टन को क्या बोलेंगे, डॉक्टर पवन भी बोलेंगे गिनी के तट पर, और क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में ब्रिकफील्डर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, नॉर्वेस्टर के बारे में बात की जाए तो ये कहाँ चलती है, न्यूजीलैंड में चलती है। आगे है मिस्ट्रल, जो कि एक ठंडी पवन है। इसके बारे में बात किया जाए, मिस्ट्रल पवनें आल्प्स पर्वत पर उत्पन्न होती हैं। ये फ्रांस में रोन नदी के घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर चलती हैं। भूमध्य रोन डेल्टा तथा लायस की खाड़ी में चलती हैं। ठीक है, यह मुख्यतः ठंडी, शुष्क एवं तेज गति से चलने वाली स्थानीय पवन है। इसके आने से तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है। आगे बात की गई है बोरा की, जो एड्रियाटिक सागर में चलती है, जो इटली के पास है। ठीक है, आगे चलते हैं जोरन। जोरन जो है जूरा पर्वत से यानी स्विट्जरलैंड से जेनेवा झील यानी इटली तक रात्रि के समय चलने वाली क्या है, शीत पवन है। ठीक है, ब्लिजर्ड यानी कि हिम झंझावात की बात की जाए तो ये क्या है, यह पवन के कड़ों से युक्त ध्रुवीय पवनें हैं। बर्फ के कड़ों से युक्त क्या है, ध्रुवीय पवनें हैं क्या, ब्लिजर्ड। यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि क्षेत्रों में चलती हैं। साइबेरिया में ब्लिजर्ड का स्थानीय नाम क्या है, बुरान है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये हो गई इम्पॉर्टेंट जो भी कि पवनें हैं, स्थानीय पवनें, इनके बारे में मैं आपको फिर से बता दूं, ये सभी पवनें और जो भी इम्पॉर्टेंट पवनें हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी गई हैं, उनको मैंने अलग से नोट्स बना लिया है, क्योंकि इस बुक में उतनी ज़्यादा नहीं दी गई हैं, तो मैंने अलग से प्रॉपर तरीके से बना लिए हैं नोट्स। उसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या तो शॉर्ट वीडियो में या फिर लॉन्ग वीडियो ही बना दूंगा, तो उसको आप लोग प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी स्थानीय पवनें एग्जाम के दृष्टिकोण में जो भी आज तक पूछी गई हैं वो किसी PCS में हो या UPSC में आपका कवर हो जाएगा। तो इसके बाद वाला भी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है, इसी चैप्टर का है। मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, जैसा मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया आज है वीडियो के अंत जो है इसका, यहाँ पे लास्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।